तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पूरी हुई है और इस बैठक को लेकर हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर पर चर्चा थी। दरअसल बीते दिनों उपचुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार के चलते राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर थी कि इस बैठक में हिमाचल प्रदेश सरकार समेत संगठन को कड़ी फटकार लग सकती है। लेकिन बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हिमाचल प्रदेश के बारे में चर्चा को सिरे से खारिज कर दिया। नेताओं ने कहा कि बैठक में केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुद्दे पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। कार्य समिति की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत निश्चित करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान साल 2022 में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। साथ ही मुख्यमंत्री से मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर भी सवाल किए गए तो मुख्यमंत्री ने आगामी बैठक में चर्चा के बाद इस पर फैसला लेने की बात कही है। भले ही तमाम नेता हिमाचल प्रदेश के बड़े नेता इस बात से इनकार कर रहे हों, लेकिन सूत्र बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मिली हार को लेकर राष्ट्र के नेता चिंतित हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और हिमाचल प्रदेश के अनुराग ठाकुर को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में हिमाचल को लेकर चिंता अब और भी ज्यादा है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि आने वाले दिनों में बैठक हिमाचल में हुए उपचुनाव में हार पर चर्चा की जाएगी। तो आइए सुनाते हैं आपको बैठक के बाद हिमाचल के बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। देखिए, लक्ष्य सीधा है, बड़ा स्पष्ट है। 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पार्टी पूरी तरह से आज से ही काम में जुट गई है और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये दौर जो इसका जिक्र बहुत हो रहा है आजकल, ये बहुत लंबा दौर नहीं रहता है। हम भी जीते और हम भी हारे, वो भी जीते वो भी हारे, तो ऐसी परिस्थितियों में आने वाला समय का दौर आएगा, निश्चित रूप से आएगा, हम सुधार करेंगे। देखिए, ये सारी चर्चा करेंगे, उसके बाद निर्णय करेंगे। कि हमारी एक रूटीन बैठक ये होती है, लंबे समय से कोविड के कारण हमारी बैठक नहीं हो पाई थी, लेकिन बहुत सारे मुद्दे जो कि जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उद्बोधन से प्रारंभ होकर 5 राज्यों के जो उपचुनाव हो रहे हैं और राजनीतिक प्रस्ताव, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हमको मिला और कुल मिलाकर किस प्रकार से पार्टी को सशक्त करना, किस प्रकार से पार्टी को मजबूत करना है ताकि आने वाली चुनौतियों का हम मजबूती के साथ सामना कर सके, उस दृष्टि से हमारी किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई, क्योंकि ये बैठक पूरे देश भर के सभी राज्य जो है वहाँ के हमारे जो वहाँ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो मेंबर्स हैं और जो भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लोग जुड़े थे और वहाँ पर भी जिस प्रकार से भाजपा को और मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है या किस प्रकार से भाजपा को और ज़्यादा सशक्त कर सकते हैं, उस दृष्टि से माननीय हमारे जितना भी राष्ट्रीय नेतृत्व है उनका मार्गदर्शन हमको। 22 नवंबर से पहले पार्टी की मीटिंग प्रदेश की होगी, तो उससे पहले एक मंथन, चिंतन, समीक्षा ये करेंगे, जो उसमें निर्णय होंगे आपको ब्रीफ करेंगे। बाइपोल रिजल्ट जो है सर, इनके जो रिजल्ट नतीजे आए हैं, इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? क्या पार्टी को यूनाइट कारण ढूंढने के लिए ही मीटिंग अगली हो रही है, उसके बाद आपको बता देंगे। तो चलिए सीधा अपने सहयोगी विकास शर्मा के पास में चलना चाहूंगा। विकास, सीएम जयराम ठाकुर को हमने सुना, साथ ही सुरेश कश्यप को सुना। चेहरे पर मुस्कान तो जरूर थी, लेकिन माथे की शिकन और इस मुस्कान के पीछे चिंताएं ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही थी कि 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसकी हार परेशान कर रही है हिमाचल बीजेपी को। बिल्कुल, देखिए वैभव, सीधे तौर पर जब भी ये जिस तरह से परफॉर्मेंस जो है जब निकली और परिणाम जो है वो पोलिंग के सामने आए, तो निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने सीधे तौर पर ये जिम्मेवारी ली है कि मैं सूबे का मुख्यमंत्री हूं और बतौर मुख्यमंत्री ये मेरी ही जिम्मेवारी बनती है कि हम चुनाव हारे, किन परिस्थितियों में हारे। हालांकि इन तमाम चीजों का अब जिस तरह से आंकलन जो किया जाएगा कि कहाँ चूक रह गई, तैयारी जो है वो की जा रही थी और कांग्रेस को पहले से ही कहती रही कि धन बल की लड़ाई जो है वो राज्य सरकार के साथ है। निश्चित रूप से ये लड़ाई है और ऐसे में अब ये लड़ाई खत्म हो चुकी है और ऐसे में हार जो है वो भाजपा के लिए जो है बड़ी सरदर्द बना हुआ है।
चारों सीटों पर हार जाना, पूरी तरह से हार जाना। हालांकि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि बुरी तरीके से जो है वो हार हुई है, और ऐसे में भाजपा जो है ये कह रही है कि अभी इतना जश्न मनाने की जरूरत नहीं है, बहुत नेक टू नेक फाइट थी। और ऐसे में जहां एक तरफ भाजपा इसे ये मान रही थी ज्यादातर सीटें जो है वो उनके खाते में आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शून्य पे आकर जो है बीजेपी यहाँ पर टिकी है। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक थी, जानकार ये मान रहे थे कि आज जरूर इस बाबत जो है वो चर्चा होगी, लेकिन हमने पहले ही बता दिया था कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जो पिछले दिनों में रहा, तो इस पर कोई आज चर्चा जो है वो ऐसे खुले मंच पर जो है इस तरह की चर्चाएं यहाँ पर नहीं हो सकती है। मुख्यमंत्री को बदलने की तक की बात जो है वो चर्चा का बाजार लगातार गर्म देखा जा रहा है, लेकिन इस बात कोई चर्चा जो है इस बैठक में नहीं होगी। यहाँ तक कि जो अगर हम मंत्रिमंडल के अगर फेरबदल की बात करें तो इस तरह की चर्चाएं भी ऐसी बैठकों में नहीं होती है। निश्चित रूप से इसके ऊपर चर्चा होगी, लेकिन किसी और मंच पर, किसी और माध्यम से या किसी और वक्त पे होगी। तो ये तमाम चीजें हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये माना गया कि कोविड काल के दौरान पिछले एक साल में या कोविड काल में किस तरह भाजपा ने सेवा ही समर्पण भाग 1 भाग 2 अलग अलग तरीके से जनता के बीच में जनता की सेवा की है। आने वाले दिनों में अब आगे क्या करना होगा, किस तरह की योजनाएं है वो करनी होगी और किस तरह के नए कार्यक्रम जो है होने होंगे, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा इस बैठक के बीच में आज यहाँ पर की गई है। जिसका जिक्र अगर अध्यक्ष की बात करें तो उनकी मुंजबानी जो है वो सुनने के लिए मिला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी हालांकि मीडिया के सवालों को जो है वो आज टालते जरूर नजर आए, क्योंकि लगातार चर्चा इसी बात के ऊपर थी कि परिणाम अनुकूल नहीं रहते हैं भाजपा के। तो मुख्यमंत्री का चेहरा जो है अब भाजपा निश्चित रूप से बदलेगी। इस चर्चा को लेकर आज यही कहेंगे कि इस चर्चा में कोई ज्यादा जान नहीं है, चर्चा सिर्फ चर्चा ही है। लेकिन आने वाले दिनों में अब 22 नवंबर तक ये माना जा रहा है कि एक अहम बैठक जो है वो प्रदेश कार्य समिति की जरूर होनी है, और इस बैठक के जरिए अब भाजपा ये तलाशने की कोशिश करेगी, चिंतन करेगी, मंथन करेगी कि किस तरह से क्या वो कारण रहे जो जिसमें हार जो है वो होनी इस समय जो है वो देखा गया। क्योंकि देखिए हमने ये देखा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत भाजपा जो है वो पूरे कॉन्फिडेंस थी इस पूरे प्रकरण में कि अब जो मतदान होगा, मतदान के बाद जब रिजल्ट आएंगे तो उनके फेवर में होंगे और चारों की चारों सीटें जो है वो जीतेंगे। लेकिन एक जो लोकसभा का चुनाव था वो जिसको बड़ा श्योर जो है वो यहाँ पर माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, वहां से जीत जो है वो हासिल होगी और बड़े मतों से जो है वो भाजपा के प्रत्याशी जो है उनकी जीत यहाँ पर होगी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा यही नहीं, जो 3 उपचुनाव जो है विधानसभा के भी है उसमें भी हार का मुंह देखना पड़ा। तो ऐसे में बड़ी जो हार इसे कहेंगे कि ये भाजपा की हुई है, सत्ता में रहकर हुई है। हालांकि जब मुख्यमंत्री से इस बाबत भी पूछा गया कि सत्ता में रहते हुए आप इस हार को जो है आप किस तरह से देख रहे हैं, तो उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा कि जब मुख्यमंत्री पूर्व में जब मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हुआ करते थे उस समय भी चारों लोकसभा की सीटें जो है वो यहाँ पर भाजपा जीती और एक बड़े ऐतिहासिक मार्जिन से यहाँ पर जीत हुई थी। तो निश्चित रूप से जब कोई सत्ता में होता है और हार जाए, चुनाव हार जाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस तरह से चुनावों में आकलन जो है वो नहीं किया जा सकता। और ऐसे में हम सेमीफाइनल के रूप में इस पूरे चुनाव को देख रहे थे, इस पूरे उपचुनाव को देख रहे थे। 2022 की तस्वीर जो है वो इन उपचुनावों के जरिए ही साफ होने की बात की जा रही थी, लेकिन अब जिस तरह से आकलन किया जाना है और अंदर खाते में कहाँ चूक हो गई, भाजपा कहाँ चूक कर गई, कैसे समझना होगा विकास वाकई, क्योंकि उपचुनाव में कहा यह जाता है कि सत्ता पक्ष हमेशा से हावी होता है, फिर वो कहीं का उपचुनाव क्यों ना हो। लेकिन विकास, मंडी का आपने जिक्र किया, मंडी का आंकड़ा भी मैं लेकर आया हूं। पिछले लोकसभा चुनाव में जिस सीट पर बीजेपी ने 4 लाख से ज्यादा के मार्जिन से जीत दर्ज की, वहां पर उपचुनाव होते हैं और बीजेपी को 8,000 से ज्यादा वोटों से हार मिलती है। यानी कि आने वाले समय में हिमाचल बीजेपी के लिए विकास बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। निश्चित रूप से देखिए चैलेंज तो होंगे ही, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से तैयारी की बात की जा रही थी, ये देखा जा रहा था कि जो पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं, मंडलों की तैयारी थी और लगातार बैठकें जो है वो की जा रही थी। हमने देखा कि कांग्रेस से ज्यादा तैयारी जो है वो तो भाजपा की नजर आ रही थी। अगर हम उत्तर भारत के जो प्रभारी हैं सौदान सिंह, वो यहाँ पर आए और कई तरह की बैठकें हुई, धर्मशाला में बैठक की गई। उसके अलावा जो अंदर खाते में जो बैठकें जो की गई और इन चुनावों को लेकर जो है खास तौर पर ये कहा गया कि ये चुनाव काफी अहम है और ऐसे में पूरी तरह से हर कार्यकर्ता जो है वो तन मन धन से जो है वो काम कर रहा है और ऐसे में पूरी तरह से सशक्त है चुनाव लड़ने में। और यही एक बड़ी वजह है जो प्रत्याशियों का चयन है वो भी बड़ा सोच समझ कर किया गया। लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि एक बात मुख्यमंत्री ने जो महंगाई की किसी की सबसे बड़ा हथियार जो है वो कांग्रेस ने इन चुनावों में जो है वो इस्तेमाल किया। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि हिमाचल प्रदेश में जो संगठन है
इस भाजपा के संगठन में ये पहली बार इतिहास में हुआ है जब इतने बड़े स्तर पर लोग आंदोलित हो गए और अंदर खाते में जो भीतर घात करने वाले हैं उनकी संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गई। तो ऐसे में राष्ट्रीय कोई ऐसी पहली ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसके किसी एक प्रत्याशी की यहाँ पर जमानत तक जब्त हो गई। तो ऐसे में जुब्बो कोटखाई में जब्त जो होना, जमानत जब्त होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल जो है वो यहाँ पर गिरता है और निश्चित रूप से जो 2022 की राह है वो आसान जो है वो इतनी नजर नहीं आती। और ऐसे में अब तैयारी करनी है, तैयारी की जाएगी। इसको लेकर मंथन आज की बैठक में भी हुआ। वाकई विकास, अगर मिशन रिपीट को बीजेपी को हिमाचल प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाना है तो बहुत ज्यादा तैयारियां करनी पड़ेंगी और मंथन करना पड़ेगा विस्तार से कि आखिर क्या कुछ बीजेपी की हार के पीछे की वजह रही। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले कांग्रेस के 3 नवनिर्वाचित विधायकों को सोमवार को विधानसभा में शपथ दिलाई जाएगी। राज्य विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार अपने कक्ष में जुब्बल कोटखाई से विजयी रोहित ठाकुर, फतेहपुर से विजयी भवानी सिंह और अर्की से विजयी संजय अवस्थी को शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण के बाद ये तीनों प्रदेश विधानसभा के विधिवत तौर पर विधायक बन जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की संख्या 19 से बढ़कर 21 हो जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, पूर्व मंत्री सुजान सिंह पठानिया और पूर्व मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा के निधन के चलते प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को मतदान हुआ था और 2 नवंबर को नतीजे हम सबके सामने आए थे, जिसमें कांग्रेस ने बाजी मारी थी। आपको बता दें, सोमवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में स्कूलों पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए स्कूल और कॉलेज नियमित खुले रहेंगे या बंद होंगे, इसका फैसला सोमवार को कैबिनेट में हो सकता है। हालांकि दिवाली की छुट्टियों के बाद सोमवार से 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुलने लगे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग कैबिनेट बैठक में स्कूलों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से अवगत करवाएगा। जिला उपनिदेशकों ने स्कूल प्रिंसिपलों से चर्चा करने के बाद अब रिपोर्ट निदेशालय में भेजी है। शिक्षण संस्थानों के अलावा कई अहम एजेंडों को लेकर भी चर्चा होनी है, लेकिन सभी की नजरें मुख्य रूप से स्कूल कॉलेज में होने वाले फैसले पर टिकी हैं। उधर गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का मामला दशकों से लंबित है। केंद्रीय हाटी समिति क्षेत्र को जनजातीय घोषित करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ज्ञापन सौंपती रही है। मामले में कई बार देश के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन केवल आश्वासन के केंद्रीय हाटी समिति को अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। रविवार को इसी मामले पर एक बार फिर केंद्रीय हाटी समिति की बैठक नाहन में आयोजित हुई। समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष अमित चंद ने बताया कि केंद्रीय समिति की बैठक में करीब 144 पंचायतों के पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनजातीय क्षेत्र के मामले में करीब 3 लाख लोग शामिल हैं। बैठक में प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र को भेजी गई रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। उन्होंने ये बताया कि जल्द ही केंद्र सरकार उनकी मांगों पर गौर करेगी और जल्द गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित कर लंबित मांगों को पूरा किया जाएगा। हमारी केंद्रीय हाटी समिति की मीटिंग आज नाहन में आयोजित की गई है, जिसमें हमारे ब्लॉक और तहसीलों के जो पदाधिकारी उसमें भाग ले रहे हैं और मुख्य एजेंडा तो जनजाति का है और जनजाति की जो हमारी रिपोर्टें गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हिमाचल सरकार ने भेजी है, उस पर विस्तार से विचार किया जा रहा है कि आगे की हमारी रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि हमारे जो हैं 144 पंचायतों के लोग लगभग 3 लाख लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के पूर्व परिवहन मंत्री जीएस बाली के निधन के बाद उनके आवास मजदूर कुटिया में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा में प्रदेश भर के नेता शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे। शोक सभा में सभी भजन सम्राट अनूप जलोटा ने राम भजन के जरिए पूर्व परिवहन मंत्री जीएस बाली को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि 27 जुलाई 1954 को जन्मे जीएस बाली नगरोटा बगवा से 4 बार विधायक और 2 बार मंत्री रहे। जीएस बाली ने 1998 में पहली बार कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचे। इसके बाद 2003, 7, 12 में विधायक बनने का भी मौका मिला, तो वहीं वीरभद्र सरकार में मंत्री भी रहे। हालांकि साल 2017 में हुए चुनाव में उन्हें बीजेपी के प्रत्याशी अरुण मेहरा कुका से शिकस्त मिली। बाली साल 2003 में ही परिवहन मंत्री भी रहे। वो कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर के मंत्री माने जाते थे।
सिरमौर जिले में 3 दिनों बाद पारंपरिक तरीके से मनाई गई दीपावली का अब समापन हो गया है। मशाल यात्रा के साथ शुरू हुई दीपावली का क्षेत्र में लिम्बर नृत्य के साथ समापन हुआ। इस इलाके में 3 दिनों तक मनाई जाने वाली दिवाली के दौरान रासा नृत्य लोगों के मनोरंजन और आकर्षण का मुख्य केंद्र रहता है। ढोल नगाड़ों के धुनों पर लोग अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ मिलकर नाचते गाते हैं। दीपावली को गिरिपार क्षेत्र का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, लिहाजा लोगों को भी इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता है। हमारा जो 3 दिन का जो दिवाली का त्योहार है वो आज समापन हो गया है। ये जो हमारा मशाल यात्रा के साथ अमावस्या के दिन इसका शुभारंभ हो गया था और आज तीसरे दिन लिम्बर नृत्य के साथ इसका समापन हो गया है। और ये जो त्यौहार है बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हुआ है। इसमें लोग तरह तरह के हमारे पकवान बनाते हैं, जिसमें शाकड़ी मूड़ा आदि व्यंजन बनाए जाते हैं तथा लोग 3 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। गिरिपार क्षेत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है और यह हमारा त्यौहार जो है कम से कम 3 दिन चलता है और इसको जो है लोग बड़े पारंपरिक तरीके से मनाते हैं। और इस त्यौहार की जो विशेषता या महत्वता ऐसी है कि जो लोग विदेश में होते हैं वो भी इस त्यौहार को मनाने के लिए घर आते हैं और देश के तो मतलब जहाँ भी होते हैं हर कोने से जो है लोग इस त्यौहार को मनाने के लिए घर पहुँचते हैं। और जहाँ तक इस त्यौहार की विशेषता है तो यहाँ पर जो है बड़ी अमावस्या से शुरू होता है, तो उस दिन जो है मतलब रात को पूरी रात जो है लोग खूब नाचते झूमते हैं। सुबह के वक्त जो हमारे एक परंपरा है मशाल जलाने की, मशालें जलाई जाती है और उसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि भाई जो गांव में जो है गंदी प्रेत आत्माएं भूत आत्माएं होती है वो मशालें जलाने से वो भाग जाती है। तो हिमाचल प्राइम में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।